हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस सेट 2 को देखेंगे, जो कि एसएससी के सभी एग्जाम्स तथा जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न हमारा है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची यानी कि फोर्थ शेड्यूल की बात कर रहा है, चौथी अनुसूची की बात कर रहा है, को सही सही वर्णित दर्शाता है। क्वेश्चन को एक बार और देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान की चौथी अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची है उसको सही सही दर्शाता है कि चौथी अनुसूची में कौन सी बात कही गई है, क्या दिया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है, यानी कि संघ और राज्य के मध्य क्या करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी देखते हैं, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। सी है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। और डी है, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। इनमें से कौन सा सही है कि चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में यहाँ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा क्या करता है। तो सीट याद रखिए, अगर नहीं याद होता है तो बस याद रखिए कि यह क्या करता है, सीटों का बंटवारा करता है। चौथी अनुसूची क्या करता है, फोर्थ शेड्यूल क्या करता है, तो सीटों का बंटवारा कहाँ पे, राज्यों के परिषदों में। ठीक है, सीटों का बंटवारा करता है। भाषा कहाँ पे है, तो भाषा जो है कहाँ पे, आठवीं अनुसूची में भाषा की बात कही गई है। और देखिए यह प्रश्न एसएससी 2015 में पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यानी कि कौन सा इसमें से अधिनियम है इन चारों में से, उसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ऑप्शन बी है यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, या ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट जो है 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसे। तो किसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अच्छा, 1919 जो भारत शासन अधिनियम से एक प्रश्न और याद आ रहा है कि 1919 में क्या हुआ था, तो राज्यों में क्या लगा दिया गया था, कर को लगा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर मतलब द्वैध शासन। देखिए द्वैध शासन 1919 में द्वैध शासन कहाँ लगा दिया गया, राज्यों में। लेकिन जब 1935 आता है तो 1935 में कहाँ लगा दिया जाता है, राज्यों से हटाकर सेंटर में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा आज का कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, यानी कि जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य कौन नहीं थे। तो देखते हैं, गोपालाचारी लैयर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन जो है प्रारूप समिति में कौन नहीं थे। देखिए लैयर जी थे, गोपालाचारी लैयर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे, अंबेडकर जी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, यही नहीं थे प्रारूप समिति में। और यह प्रश्न 2015 में एसएससी ने पूछ लिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप जो मसौदा समिति थी यानी के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछा गया है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कौन थे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा हुआ है, यह भी बार बार प्रश्न पूछता है। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। किसने, संविधान की
आत्मा कहा हुआ है। ठीक है, और एक आर्टिकल 32 को ही क्या संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक एडिशनल प्रश्न देख लीजिए। और देखिए ये कब पूछा गया यह प्रश्न, यूपी पीसीएस में पूछा गया है 1995 में, लेकिन एसएससी ने कितनी बार पूछा है? 1999 में, 2011 में, 2020 में। इनकी 3 बार इस प्रश्न को एसएससी ने रिपीट कर दिया है। आगे भी रिपीट होंगे ये प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का मूलभूत आधार क्या था? जो हमारा संविधान सभा गठित हुआ था उसका मूल आधार क्या था? तो देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन का 1946 में जो कैबिनेट मिशन का प्लान आता है वो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर ऑप्शन डी है कि भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। क्या है? तो भारतीय संविधान सभा के गठित करने का मूल आधार था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आता है, और इसका मूल उद्देश्य ही था क्या? कि संविधान सभा का गठन करना। 3 सदस्यीय था कैबिनेट मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी 2004 में यह प्रश्न पूछा है। आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न आज का। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यानी कि जो संविधान की प्रारूप समिति है उसमें प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसने रखा? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम बात करें कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना को किसने रखा था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने रखा था प्रस्तावना। ठीक है, सब प्रारूप समिति के समक्ष। अब कब कब पूछा गया यह प्रश्न? देखिए आरआरबी 2006, एसएससी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 7वां है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी कि संविधान सभा जो हमारी थी उसके संवैधानिक सलाहकार की बात कर रहा है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो देखते हैं, ऑप्शन ए कौन है? तो शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, या फिर वेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बी एन राव कहते हैं। वेनेगल नरसिंह राव या फिर बी एन राव, जिन्हें हम कहते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये बी एन राव थे। कौन थे? वी एन राव थे। और यह प्रश्न 2016 एसएससी और एनडीए 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 8वां प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई है। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि मात्र एक बार गांधी जी ने कहाँ पे 24 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो भी कहाँ पे किया था? 24 में। तो यह जो है कहाँ पे किया था? गया, अमृतसर, या फिर अनब्रिडेन, या फिर कानपुर। देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ मैं, कर्नाटक। ठीक है, तो 1924 में गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो भी कहाँ पे किया था? तो कर्नाटक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, कर्नाटक। वो भी कर्नाटक के कहाँ? बेलगांव। उसे हम एग्जैक्ट याद रखिए, कर्नाटक आज पूछ लिया है लेकिन इसे हम कर्नाटक के बेल गांव में, कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में मात्र एक बार 1924 में गांधी जी ने क्या किया था? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और यह प्रश्न कितनी बार पूछा है? रैस, आरटीएस 2010, यूपीपीसीएससी 2011 और एसएससी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा ही जाता है लगातार परीक्षाओं में। 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? यानी कि जब पहली बार कब विधायिका में निर्वाचित
प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 909 यानी कि 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो किसके तहत जो है पहली बार निर्वाचन की मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 10वां प्रश्न है हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, यानी कि कब जो है पहली बार संघीय प्रणाली की या फिर पहली बार संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया था? तो सन 1909 में, ऑप्शन बी है 1919 में, या फिर 1935, या फिर नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार संघीय प्रणाली की बात कब की गई थी? तो यह पहली बार जो है इसकी बात ऑप्शन सी राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। किसके तक कब किया गया था? 1935, यानी कि यह क्या है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार संघ की बात की गई थी, संघीय प्रणाली की बात की गई थी। संघ हमने कहाँ से लिया है या फिर संघीय प्रणाली हमने लिया कहाँ से है? तो ये हमने कनाडा की सरकार से लिया हुआ है। यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप सबसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यानी कि कौन सा अधिनियम है जिसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता, इनके प्रांतों में स्वायत्तता दो। तो 1935, जब 1919 में क्या होता है वैध शासन लगा दिया जाता है राज्यों में, तो 1935 में ही हटा दिया जाता है। इसीलिए प्रांतों की स्वायत्तता कब की गई थी? तो सन 1935, ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और यह प्रश्न एसएससी 2008 में पूछ लिया गया है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 12वां प्रश्न हमारा है, आनंद मठ के लेखक कौन है? एक पत्रिका आनंद मठ है और इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। तो अरविंद घोष की पत्रिका क्या है? आर्या है। क्या है? आर्या है। लाइफ डिवाइन है। क्या है? लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। यह सब किसकी पत्रिकाएं हैं? तो अरविंद घोष की पत्रिकाएं हैं। अब बात करें बंकिम आनंद मठ की, तो आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। किस भाषा में है? बंगला भाषा में। किस भाषा में है? भाषा भी इसकी पूछी गई है, इसलिए आपको इसकी मैं भाषा भी लिखवा दूं। किस भाषा में है? तो बांग्ला भाषा में है यह। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है हमारा। माफ़ करिए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है हमारा। 13वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखते हैं, महात्मा गांधी, जेपी नारायण जिन्हें हम जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं, विनोबा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और यह प्रश्न MPPSC 1998 और SSC 2001 में पूछा गया और अन्य भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण या फिर विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 14वां। देखिए, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था यह कि लाइफ डिवाइन किस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राधा कृष्णन या फिर ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है अरविंद घोष। देखिए, लाइफ डिवाइन पूछा है तो आपसे आर्या भी पूछा जा सकता है। आर्या किसकी रचना है? तो आर्या भी किसकी रचना है? अरविंद घोष की रचना है। ठीक है, SSC 2001 में पूछा गया और अरबी 2005 में पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? गीतांजलि, गीतांजलि। और इसके लिए इन्हें क्या मिला है? तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है गीतांजलि के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला 15वां प्रश्न हमारा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? जो भारत का संविधान सभा गठित हुआ था वह किसके अनुसार गठित हुआ था?
ऑप्शन ई है साइमन आयोग, यानी कि साइमन कमीशन कब आता है भारत, 1928 में भारत आता है। लेकिन इसका गठन कब होता है, तो गठन, अगर दो प्रश्न बनते हैं, भारत आता है 1928 में, लेकिन गठन इसका 1927 में इंग्लैंड में हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की बात की जाती है तो, और माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान, तो किसके तहत जो है क्रिप्स मिशन, भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के तहत। किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, इसे देखिए ऐसे भी लिखा रहता है हिंदी में, मोस्टली ऐसे ही लिखा रहता है, इसीलिए मैं लिख दे रही हूँ, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी, जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है, इसके प्रवर्तक कौन थे, स्थापना भी पूछ लिया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1784 में। अब प्रवर्तक या किसने स्थापित किया आपसे पूछा गया है, तो देखिए कब, क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, या फिर विलियम माइकलोनोथ, या फिर ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार जो है क्या किया था, अशोक की जो ब्राह्मी लिपि थी उसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन अगर हम बात करें कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1784 में होती है, उसकी स्थापना किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने। किसने, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए एसएससी 1999 और 2001 में इसको पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 17वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है, यानी कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि हम भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। आर्टिकल 51, आर्टिकल 61, आर्टिकल 54 या फिर आर्टिकल 63। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या बात कही गई है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, और यह प्रश्न लेटेस्ट है, एसएससी 2019 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 61 में की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है कि वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित है, यानी कि किस अनुच्छेद में जो है वित्त आयोग की बात की गई है या फिर उसके गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 226 से अनुच्छेद 245। तो वित्त आयोग कहाँ पे है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 19वां प्रश्न हमारा कि ताजमहल किसने बनवाया। ताजमहल को किसने बनवाया, तो ऑप्शन ए है शाहजहां ने, शेरशाह ने, नादिर शाह या फिर जहांगीर ने। तो ताजमहल को किसने बनवाया है, और यह प्रश्न आपके एसएससी में पूछा गया है। यह भी ताजमहल को किसने बनवाया है, तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है। बात करें हम जहांगीर की, तो इसने आगरा में, कहाँ पे, आगरा में ही क्या किया था, न्याय की जंजीर लगवाया था, न्याय की जंजीर। और यह भी प्रश्न आया है कि जंजीर कैसी थी, तो सोने की जंजीर थी। जिसको त्वरित न्याय चाहिए था वो उस जंजीर को क्या करता था, घंटी था उसमें और उसको बजाता था, फिर वहाँ पे न्याय होता था। शाहजहां ने ताजमहल कहाँ पे, तो पूछ सकता है, तो यह कहाँ पे सबको पता है, फिर भी मैं लिख दे रही हूँ आगरे में। ठीक है। नादिर शाह कोहिनूर हीरा इसने क्या कर दिया, लूट कर ले गया था भारत से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 20वां प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। सबसे पहले हम बात कर लें नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पे, तो ये वर्तमान बिहार में है नालंदा। ठीक है, बिहार में है। और इसकी स्थापना किसने किया था, ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त या फिर हर्षवर्धन। किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, कुमारगुप्त। देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो गुप्त आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए नालंदा में कौन पढ़ते हैं, कुमार पढ़ते हैं। बस याद रखिए कुमार ने कहाँ से पढ़ाई की, तो कुमार नाम का जो व्यक्ति है वो उसने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। इस तरह आप कभी नहीं भूलेंगे और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 21वां प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम पीने के पानी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अस्कंदनकारी, निसंक्रामक, एंटी स्पैटिक या फिर जीवाणुनाशक। तो ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में हम, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, निसंक्रामक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कौन सा राइट आंसर है, तो बी वाला राइट आंसर है। अब देखते हैं 22वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। देखिए, नींबू के रस का पीएच मान पूछा है आपसे, कितना होता है। 7 के बराबर होता है, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कैसा, एसिटिक होता है। नींबू का पीएच मान कितना, 7 से, देखिए 7 से कम है तो कहाँ कैसा हो जाएगा, एसिटिक हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, एसिड। तो एसिटिक हो जाएगा। नींबू का पीएच मान कैसा होता है, एसिटिक होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर 7 से ऊपर है तो कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा, खारा। ठीक है, 7 से ऊपर खारा हो जाएगा। पीने के पानी का पीएच कितना होता है, तो पीने का पानी का पीएच 7 होता है। ठीक है। ऑप्शन हमारा प्रश्न संख्या 23 है, वॉशिंग सोडा को इस रूप में भी जाना जाता है। वॉशिंग सोडा को अन्य किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है, सोडियम क्लोराइड के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, या फास्फोरस के रूप में। तो वॉशिंग सोडा को अन्य किस रूप में जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट। याद रखिए, देखिए सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट में कंफ्यूज नहीं होना है, सोडियम सोडियम दोनों में है, लेकिन वॉशिंग सोडा जो है उसको सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 24वां, बेकिंग सोडा इस रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बेकिंग सोडा को इस रूप में भी जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड या ब्रोमाइड के रूप में। किस रूप में जाना जाता है बेकिंग सोडा को, तो बेकिंग सोडा को, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में, तो सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है बेकिंग सोडा को। और आज का हमारा अंतिम 25वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 25वां, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का अनुपात कितना होना चाहिए हमारे शरीर में। आरबीसी कितना होना चाहिए और डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कितने होने चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स कितने होने चाहिए। तो देखते हैं, 1:600 या 600:1, 1:900 या 500:1 कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो 600:1 यानी कि कितना, 600 कितना हो गया, 1, 600:1 हमारा क्या होना चाहिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सुपर 25 क्वेश्चंस। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।